सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मैं बात करूंगा श्रीलंका और ईरान में कमज़ोर होती भारत की पकड़। देखेंगे श्रीलंका और ईरान में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, लेकिन वह अब भारत के हाथ से फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ देखेंगे इस प्रोजेक्ट्स पर कैसे लंबे समय से चीन की नज़र रही है और अब वह भारत को काउंटर करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स पर अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की पकड़ जो है कमज़ोर होती जा रही। तो देखेंगे आखिर पूरा मामला है क्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आईआर अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम एक एक करके इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ईरान से। ईरान की थोड़ा लोकेशन आप देख लीजिए। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपके इधर पूरब की ओर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर की ओर देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, फिर इधर इराक, फिर उधर तुर्की, सऊदी अरबिया वाले क्षेत्र आपको लिखे दिखाई दे रहे हैं। तो ईरान दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक प्रमुख देश है, जिसकी राजधानी है तेहरान। उत्तर में और पूर्व पश्चिम में कौन से देश हैं वह मैंने आपको बता दिया। अब ये जो इसकी लोकेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन को एक बार इस एंगल से देखिए। यदि ईरान के साथ किसी देश के संबंध अच्छे हों तो क्या अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से होते हुए मध्य एशिया और रूस तक पहुंचना, और साथ ही साथ ईरान तुर्की से होते हुए यूरोप पहुंचना, या फिर ईरान होते हुए इराक, सऊदी अरबिया और फिर अफ्रीका तक पहुंचना कितना आसान होगा। कुल मिलाकर इसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी शानदार है। ईरान को 1935 तक फारस के नाम से जाना जाता था और ईरान की जो अर्थव्यवस्था का आधार है वह है तेल और प्राकृतिक गैस। अर्थात अगर तेल और प्राकृतिक गैस का निर्यात यह ज़्यादा ना करे तो इसकी अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत का एक प्रमुख शहर है, जिसका नाम है आपका चाबहार। अब चाबहार की लोकेशन आप देख लीजिए। ये देखिए ईरान के दक्षिण में देखिए एक पॉइंट है चाबहार, और चाबहार की लोकेशन को इस रूप में भी देखिए कि ईरान के पूरब में आपका एक देश है पाकिस्तान, और उससे पूरब की ओर आएंगे तो आपको इंडिया दिखाई दे। इंडिया में आप देखिए कांडला और मुंबई से इसको हम जोड़ सकते हैं चाबहार पोर्ट को। तो ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित चाबहार एक प्रमुख बंदरगाह है, जो कि एक मुक्त बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। इसकी जो लोकेशन है यहाँ पर अगर मौसम देखें तो काफ़ी अच्छा रहता है, और इस तरह से हिंद महासागर से गुजरने वाले समुद्री रास्तों तक भी यहाँ से होकर पहुँचना काफ़ी आसान होता है। जो चाबहार मैंने दिखाया, इसके अगर 72 किलोमीटर दूर थोड़ा पूरब की ओर देखें तो आपको एक और पोर्ट दिखाई देगा, जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। और ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का है, लेकिन इसका जो विकास किया गया है वह चीन के द्वारा किया गया है। तो ग्वादर पोर्ट पर इस तरह से चीन की उपस्थिति पहले से है। यह जो बंदरगाह है इसी के कारण महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान के पोर्ट पर चीन की उपस्थिति पहले से है। तो इस तरह से अगर भारत यहाँ चाबहार पर अपना नियंत्रण रखता है तो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर कर सकता है। उसके साथ साथ यह बंदरगाह भारत के साथ संपूर्ण एशिया को जोड़ सकता है, अफ्रीका को जोड़ सकता है, यूरोप को जोड़ने के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अर्थात अगर चाबहार पर भारत की पकड़ मजबूत है तो सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी।
क्योंकि इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि जो मध्ययुगीन यात्री अल बरूनी था उसने तो यहाँ तक कहा कि जो चाबहार है वह भारत को जोड़ने वाला प्रवेश द्वार है। किससे जोड़ने के लिए? मध्य एशिया को भारत से जोड़ने का जो प्रवेश द्वार बताया गया वो चाबहार को बताया गया। चाबहार भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से तो जोड़ता ही है, साथ ही साथ यूरोप तक पहुंच सुनिश्चित करने में एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। उपरोक्त विशेषताओं को देखते हुए वर्ष 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईरान की यात्रा पर गए। जब ईरान की यात्रा पर गए तो वहां पर चाबहार समझौता हुआ भारत और ईरान के बीच। इसके तहत क्या करना था? चाबहार बंदरगाह के 2 टर्मिनल और 5 बर्थ का विकास करना था भारत को, और लगभग 10 वर्ष तक इसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी भारत को दी गई। कुछ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मैं आपको पीडीएफ जो है कि सही करके दे दूंगा। इसी के साथ एक चीज और आई कि वह है कि जब चाबहार बंदरगाह का विकास किया जा रहा है तो क्यों ना चाबहार को जोड़ दिया जाए अफगानिस्तान से। तो इसी के लिए अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारत और ईरान के साथ मिलकर ट्राइलेटरल अर्थात त्रिपक्षीय ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इसमें यह कहा गया कि जो हम चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहे हैं इसका उपयोग बढ़ाया जाएगा, और उपयोग बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा कि जो चाबहार बंदरगाह है इसको अफगानिस्तान से जोड़ा जाएगा। फिर से आप इसका मैप देख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको चाबहार दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा उत्तर की ओर देखिए तो आपको एक जैदान स्थान है, और जैदान को थोड़ा सा इंग्लिश में देखिए तो ये जाहेदान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उससे थोड़ा सा और उत्तर की ओर देखिए तो आपको अफगानिस्तान का एक लोकेशन लिखा दिखाई दे रहा है जिसका नाम है जारांच, और उसी के बाद जो अफगानिस्तान में देखिए एक डाले राम करके एक स्थान है। तो यह जो स्थान है ये क्या है? पॉइंट है जिनका मैं जिक्र आगे करूंगा। फिर से देख लीजिए, चाबहार देख लीजिए, जाहेदान देख लीजिए, जारंज देख लीजिए, और फिर डाले राम को आप देख लीजिए। और कुल मिलाकर ये जो कॉरिडोर आप देख पा रहे हैं तो भारत से होते हुए क्या हो रहा है, यह काबुल तक जा रहा है। आई होप आप इस पूरे चीज को समझ गए होंगे। तो अब देखिए हमने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया, और यह जो एग्रीमेंट हो रहा है 2016 में हो रहा, और यह कहा गया कि जो चाबहार बंदरगाह है उस बंदरगाह से अंदर की ओर अर्थात अफगानिस्तान और ईरान में आंतरिक भागों में क्या किया जाएगा, रेल नेटवर्क और सड़क मार्ग का विकास किया जाएगा जिससे अफगानिस्तान भी जोड़ सके। तो इसके तहत चाबहार को ईरान के जैदान, अफगानिस्तान के जारांज और डेलाराम से जोड़ने की योजना थी। वर्ष 2016 में हस्ताक्षरित इस एग्रीमेंट में ईरानी रेलवे तथा इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अर्थात इरकॉन 2 प्रमुख एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई। कौन कौन सी एजेंसियां हैं? एक तो ईरानी रेलवे अर्थात वहां की रेलवे की मिनिस्ट्री है, दूसरी इंडियन कंपनी है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, और इन दोनों को कहा गया कि आपको इस प्रोजेक्ट को पूरा करना। कब कहा जा रहा है? वर्ष 2016 में। इस रेल परियोजना में भारत की रेल कंपनी जिसका नाम बताया मैंने शॉर्ट में इरकान, इसके द्वारा लगभग 1.6 अरब डॉलर का निवेश किया जाना था। 628 किलोमीटर लंबे चाबहार जैदान अर्थात चाबहार से लेकर जैदान लाइन के विषय में ईरान के ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने हाल ही में कहा है कि वह ईरान अर्थात अब ईरान अकेले ही इस रेल लाइन का विकास करेगा, अर्थात भारत को उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ईरान सरकार ने कहा है कि बिना भारत के सहयोग से वह मार्च 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। इसके लिए उसने कहा है कि हम 400 मिलियन रुपए का नेशनल डेवलपमेंट जो फंड है उसमें से हम खर्च करेंगे। ईरान द्वारा इस परियोजना से भारत को बाहर करने की वजह जो बताया गया है वह यह बताया गया कि भारत समय पर फंडिंग नहीं कर रहा, अर्थात इसमें जितने फंड की जरूरत है भारत के द्वारा वह नहीं किया जा रहा। तो साथ ही साथ भारत जो है कि इस प्रोजेक्ट को विलंब कर रहा है, इसके कारण हम इसको अलग कर रहे हैं, ये ईरान का कहना था। दरअसल लंबे समय से ईरान इस प्रोजेक्ट पर रोड मैप बनाकर इसके जो साइट्स है, जो एरिया है, जो रोड मैप है उस पर बनाकर काम कर रहा था, लेकिन भारत द्वारा ऐसा कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया गया जिससे ये लगे कि भारत इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता है। भारत के विलंब का जो प्रमुख कारण है वह अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाया गया आर्थिक प्रश्न आएगा, अमेरिका कहां से इसमें आ गया?
हुआ क्या था, वर्ष 2015 में ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ था और अमेरिका ने वर्ष 2018, यहाँ पे गलती से लिख गया है 2013, वर्ष 2018 में अमेरिका ने इससे खुद को अलग कर लिया। अलग करने के बाद ईरान पर अमेरिका ने क्या किए, अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। और क्या हवाला दिया उसने उसने कहा कि चूंकि ईरान में क्या कर रहा है, जो परमाणु हथियार बनाने की संभावना दिखाई दे रही है या फिर जो वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी है उसका दुरुपयोग हो सकता है, इसके कारण आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अब इसके तहत यदि कोई ईरान से व्यापार करता है या किसी प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा कोई देश बनता है, कोई कंपनी बनती है, तो अमेरिका उसको ब्लैकलिस्ट कर देगा। सिर्फ अमेरिका ऐसा नहीं करेगा बल्कि अमेरिका के जो समर्थित देश हैं वह भी क्या करेंगे, जो ईरान को सपोर्ट करने वाले देश और कंपनियां हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर सकती हैं, उनका बायकॉट कर सकती हैं। अब स्वाभाविक है जब इतना कुछ किया जाएगा तो इसके वजह से क्या होगा, कोई देश इसमें आगे नहीं आएगा या फिर कोई कंपनी आगे नहीं आएगी। लेकिन भारत ने क्या किया, अमेरिका से बात किया और अमेरिका ने भारत को इस प्रोजेक्ट के लिए, अर्थात जो चाबहार से लेकर जैदान तक रेल परियोजना बनाई जानी थी, इसके लिए उसने छूट दे दी और कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ। लेकिन भारत को तो छूट मिल गई, लेकिन इसमें जो कंपनियां शामिल थीं, जैसे कई चीज़ को सप्लाई करना है, कई प्रकार के सर्विस प्रोवाइड करना है, जैसे इंजीनियर अवेलेबल करवाना है इरकॉन कंपनी को, तो इरकॉन कंपनी भी क्या कर रही है, कई लोगों कई कंपनियों से जुड़ी है। तो जितनी कंपनियां थीं उन्होंने ये सोचा कि यदि हम इस पर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, भले ही अमेरिका ने अभी क्या किया है, भारत को छूट दे दी है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियों पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है कब उनकी नीति पलट जाए। इसके कारण उन्होंने क्या किया, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर थे, जो सप्लायर थे, उन्होंने विलंब किया और विलंब होते होते लगभग 4 साल का विलंब हो गया। इस प्रतिबंध की वजह से भारत ने क्या किया, एक तो इस प्रोजेक्ट को डिले किया, दूसरा भारत ने क्या किया, ईरान से तेल का आयात भी बंद कर दिया, जिससे ईरान के साथ भारत की दूरी क्या हो गई, बढ़ती चली गई। इस समय भारत का जो, और जब यह अगर 2016 का आप समय देखेंगे तो इस समय भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश दिखाई देगा वह ईरान दिखाई देगा। इतना बड़ा आपूर्तिकर्ता होते हुए भी आप उससे क्या कर रहे हैं, जब आयात बंद कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ईरान की जो अर्थव्यवस्था का आधार है वह क्या है, तेल, मैंने पहले ही बताया, वो भी प्रभावित होगा। तो वर्ष 2019 में नवंबर में ईरान के जो विदेश मंत्री हैं जवाद आरिफ, उन्होंने कहा, हमने सोचा था कि हमारा दोस्त भारत अमेरिका का ये दबाव का विरोध करेगा, लेकिन भारत अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता, अर्थात वो हमसे व्यापार नहीं करना चाहता। धीरे धीरे भारत और ईरान के बीच दूरी बढ़ती चली गई और अब भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। जो मध्य पूर्व मामलों के जानकार हैं कमर आगा, वो कहते हैं कि पहले से ही लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट भारत के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि भारत की तरफ से काफ़ी देरी हो रही थी। ईरान बार बार इसकी शिकायत कर रहा था। जेएनयू इंटरनेशनल स्टडीज के जो डीन हैं प्रोफेसर अश्वनी मोपात्रा, वो कहते हैं भारत के लिए यह बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, कुछ आज टाइपिंग में ज़्यादा एरर हैं, लेकिन पीडीएफ में सही करके दूंगा, आप चिंतित मत होइए। उसके बाद कमर आगा कहते हैं कि ईरान का चीन से बढ़ती हुई दोस्ती, जो ये प्रोजेक्ट निकल गया, वो कहते हैं कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, ये प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कमर आगा के अनुसार चीन की ईरान से बढ़ती हुई दूरी भी ये भारत के हाथ से यह प्रोजेक्ट निकलने का एक कारण। प्रश्न आएगा कि अभी अमेरिका, अब चीन इसमें कहां से घुसा है, तो देखिए उसके पीछे क्या है। वर्ष 2016 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी ईरान की यात्रा की थी। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 17 समझौते हुए। इसमें यह कहा गया कि दोनों देश अगले एक दशक में आपसी कारोबार को बढ़ाकर लगभग 45 लाख करोड़ रुपए तक ले जाएंगे। 45 लाख करोड़ रुपए, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। जब इस प्रकार की पेशकश की गई ईरान को, तो उस समय तो उसने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ईरान इस जो चीन के द्वारा दिया गया ऑफर था उसके लिए थोड़ा सा सोचने लगा। और इसमें कहा यह गया था कि जो चीन और ईरान है, इनके बीच एक्सक्लूसिव आर्थिक और सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाई जाएगी।
शब्द है एक्सक्लूसिव आर्थिक और सिक्योरिटी पार्टनरशिप, अर्थात न सिर्फ आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों का बढ़ावा दिया जाएगा बल्कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीन ईरान के साथ खड़ा रहेगा। अब ऐसे ही समय आप देख रहे हैं कि ईरान और जो है कि अमेरिका के जो संबंध हैं कितने ज़्यादा तनावपूर्ण हैं। अब ऐसे में यदि ईरान को एक ऐसा दोस्त मिलता है जो उसको फंडिंग करने के लिए तैयार है, वहाँ पर निवेश करने को तैयार है और साथ ही साथ युद्ध के समय उसका साथ देने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं ईरान क्या होगा, झुकेगा। तो हुआ भी यही। उस समय तो तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन वर्ष 2016 के बाद से इस समझौते पर जो है कि बात विचार किया जाने लगा। 2016 के प्रस्ताव को ईरान अब चीन के साथ समझौते का रूप देने का जो है कि विचार कर रहा है और आने वाले समय में यह समझौता हो भी सकता है। प्रश्न आएगा इसमें है क्या, ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक और जो है कि सैन्य पार्टनरशिप है, इसमें है क्या, इसमें कहा क्या गया ये समझिए। हालांकि ये पूरा जो अभी जो मसौदा है समझौते का वह स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें लीक हुई हैं, उनसे चीज़ें मिली हैं। कहा यह गया है 25 साल के लिए चीन जो है कि ईरान से पार्टनरशिप करार होगा, अर्थात आने वाले 25 वर्ष के लिए क्या होगा, कोई करार होगा। इसमें क्या होगा, इन 25 सालों में चीन करीब 30 लाख करोड़ रुपए का निवेश ईरान में करेगा और जो ये पार्टनरशिप होगी यह व्यापारिक, आर्थिक और सैन्य वाली होगी, अर्थात हर तरीके से एक दूसरे का साथ दिया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि ईरान चीन को डिस्काउंट रेट पर कच्चा तेल देगा और ईरान में चीन को फ्री ट्रेड जोन बनाने की अनुमति होगी। फ्री ट्रेड जोन्स का तात्पर्य ऐसे जोन से है जिस पर टैरिफ उत्पादन वगैरह काफ़ी कम लगता है। अब उसके बाद कहा गया है इस जो है कि मसौदे में कि हथियार बनाने और खुफिया जानकारी शेयर करने की भी इसमें बात होगी, अर्थात कहीं ना कहीं जो सैन्य स्ट्रेटेजिक महत्व है वह इसका बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि चीन और ईरान की सेनाएं साझा ट्रेनिंग करेंगे। इसके साथ कहा गया है कि बैंकिंग, बंदरगाह, रेलवे समेत कई दर्जन सेक्टरों में चीन क्या करेगा, निवेश करेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह जब इतना बड़ा निवेश होगा तो वह क्या करेगा, किसी देश से जो उसके साथ संबंध उसके अच्छे रहे थे लेकिन अब संबंध अच्छे नहीं है तो दूसरे के पक्ष में जाएगा और यही पूरा हुआ है। अब इस तरह से अमेरिकी प्रतिबंधों से अलग थलग पड़े ईरान का जो है कि चीन ने क्या किया, हाथ थामा और उसे अपने पक्ष में कर लिया है। चीन आने वाले समय में ग्वादर बंदरगाह पर भारत के लिए दिक्कत का कारण बन सकता है। ग्वादर बंदरगाह पर पहले से वो है, अब क्या करेगा, चाबहार बंदरगाह पर भी वह कई प्रकार के विकास करेगा और यहाँ पर भारत ने जो सोचा था वह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इस तरह से क्या होगा, भारत के पास दो विकल्प। पहला है कि वो ईरान से बात करके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना रहे, उनसे कहे कि अच्छा अब हम इस पर काम स्टार्ट करते हैं। दूसरा यह है कि मध्य पूर्व में भारत, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब को साथ लेकर क्या करे, चीन को काउंटर करने का प्रयास करे, अन्यथा यह पूरा ईरान जो है कि क्या है, कहीं ना कहीं चीन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाता कर ये तो था हमारा ईरान का टॉपिक। अब आइए कोलंबो की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है जिसमें भारतीय तमिल समुदाय के साथ साथ दक्षिण भारत राज्यों के मूल लोग काफ़ी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। श्रीलंका न सिर्फ भारत का पड़ोसी देश है बल्कि जो इसकी लोकेशन है वह हिंद महासागर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ चीन द्वारा हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास किया गया है जिसे चीन ने 99 साल के लिए लीज पर लिया है। अब देखिए थोड़ा सा हम्बनटोटा की लोकेशन देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे पूरा श्रीलंका का मैप, और यहाँ पर एकदम दक्षिण में देखिए हम्बनटोटा है, उसके थोड़ा सा उत्तर की ओर देखिए मटल्ला एयरपोर्ट है, और उसके बाद थोड़ा सा पूरब की पश्चिम की ओर आइए, आप देखिए यहाँ पर कोलंबो आपको लिखा दिखाई देगा। और बाकी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चीन जो के द्वारा प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनको रेड कलर में दिखाई, अर्थात आप श्रीलंका में देखेंगे तो आपको हर जगह रेड कलर की पट्टियां दिखाई दे रही हैं जो कि चीन के निवेश को दिखाती हैं। अब इसके अलावा जैसे हम्बनटोटा जो बंदरगाह है यहाँ पर तो विकास किया ही गया है, ये तो चीन के पास है ही, इसके अलावा कई जगहों पर बड़ी मात्रा में निवेश किया है। अब इस बंदरगाह को जब चीन के पास ये जब चला गया तो भारत के सामने काफ़ी स्थिति कमजोर है। भारत ने कहा कि अब हम क्या करें, तो उसने कहा कि जो श्रीलंका है उसमें हम अपनी भी मजबूती को बढ़ाएंगे और उसके लिए दो विकल्पों का चयन किया। पहला था मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन का कार्य भारत ने कहा हम लेंगे।
प्रश्न आएगा ये कहाँ पे, वो भी दिखा देता हूँ। दूसरा विकल्प था कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट। तो अब देखिए इसको आप फिर से देख लीजिए, हम्बनटोटा देखिए, हम्बनटोटा से थोड़ा सा नॉर्थ की ओर देखेंगे मटल्ला एयरपोर्ट, और उसके बाद थोड़ा सा आप पश्चिम की ओर देखिए, आपको कोलंबो दिखाई दे। तो भारत ने कहा ठीक है हम्बनटोटा चला गया, लेकिन हम अन्य जगहों पर क्या करेंगे, निवेश करके, और श्रीलंका में चीन की गतिविधियों को हम देखते रहेंगे। मटाला एयरपोर्ट के संदर्भ में यह कहा जाता है कि यह जो है कि भारत को इसमें काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। अर्थात जब भारत ने कहा कि हम इसको खरीदना चाहते हैं, श्रीलंका की जो पुरानी सरकार से उससे बातचीत चला और कहा कि हम इसमें खरीद के हम अपनी एक बड़ी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये जो हवाई अड्डा है, जो मटाला एयरपोर्ट है, यह जो है कि कोलंबो से लगभग 241 किलोमीटर दूर है और हम्बनटोटा शहर में स्थित है, जिसका विकास जो है कि श्रीलंका ने किया है, लेकिन चीन से ऋण लेकर किया है। चूंकि यह जो हवाई अड्डा है वो दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट में जाना जाता है और खाली पड़ा रहता है, इसलिए भारत ने कहा कि हम इसको क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, और जो भी आप हमको हिस्सा देंगे हम उसको लेने के लिए तैयार। वर्ष 2013 में इसका संचालन शुरू हुआ, लेकिन खाली पड़ा रहा। तो वर्ष 2017 में इस हवाई अड्डे के संचालन के लिए जो निवेश है वो आमंत्रित किए। भारत ने भी कहा कि हम भी निवेश इसमें करना चाहते हैं। भारत यहाँ से हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन द्वारा किए जा रहे गतिविधियों पर क्या रख सकता है, नज़र रख सकता है। लेकिन हुआ क्या, श्रीलंका में अभी आपको पता है पिछले साल जो है कि एक निर्वाचित होकर नई सरकार आई। तो इसने जो नई सरकार है, जो राजपक्षे परिवार वाली सरकार है, जिसमें एक भाई जो है कि प्रधानमंत्री हैं, एक राष्ट्रपति हैं, तो इन्होंने अपने जो चुनाव थे उसमें कहा था कि हम राष्ट्रीय संपत्ति को बेचेंगे नहीं, और जो राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा चुकी हैं उनको हम वापस लेने का प्रयास करें। लेकिन हम्बनटोटा जो है कि जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, इसके संदर्भ में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो हम्बनटोटा पोर्ट अभी भी क्या है, कहीं ना कहीं चीन के पास पड़ा हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया है, कुछ और भी कहा। इन्होंने भारत से यह कहा है कि वो हम मताला एयरपोर्ट में हिस्सेदारी ना खरीदें। महिंद्रा राजपक्षे का चूंकि जो संसदीय क्षेत्र है वो हम्बनटोटा ही है, इसलिए उनका मानना है कि यदि मटाला एयरपोर्ट जो कि भारत के पास चला जाता है तो आने वाले समय में वह वहाँ की जनता को क्या कहेंगे कि हमारे ही संसदीय क्षेत्र से एक प्रोजेक्ट जो है कि भारत ने ले लिया। दरअसल ये तो केवल कहावती बात है, ऐसा कुछ है नहीं। भारत और जो श्रीलंका के संबंध काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चीन की भूमिका काफ़ी ज़्यादा है। चीन बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करना चाहता कि उसके पास में भारत की उपस्थिति हो। कुल मिलाकर इसी के कारण क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है कि अपनी जो भूमिका है वह इसमें शामिल ना करे, अर्थात जो मटाला एयरपोर्ट है उसमें भारत को शामिल नहीं करना चाहता। बात यहीं पर नहीं रुकती। कल जो कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट है, इसको विकसित करने का भारत और जापान ने जो है कि एक जॉइंट जो है कि वेंचर बनाया और कहा कि हम क्या करेंगे, जो कोलंबो पोर्ट है उसका विकास करेंगे। और विकास करने के लिए श्रीलंका के पास दोनों सरकारें गए। जब दोनों सरकार गए तो उन्होंने कहा कि हम अर्थात भारत और जापान कोलंबो पोर्ट के पूर्वी टर्मिनल का 49% हिस्सा खरीदना चाहते हैं। भारत और जापान ने कहा कितना खरीदना चाहते हैं, 49%। आप ये देख लीजिए, आपका कोलंबो पोर्ट है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें कई आपको जगह दिखाई दे रही होगी, कई जगह यहाँ पे पानी का प्रवेश है, तो इन्हीं को टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। तो भारत और जापान ने कहा कि हम इसका 49% खरीदना चाहते हैं। इसके लिए श्रीलंका के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी हस्ताक्षर हो चुका था। जो नई सरकार आई इसने कहा है कि अभी हाल ही में कहा है उसने कि वह इस प्रोजेक्ट का जो MOU है अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसका रिव्यू करेंगे। यह 2 दिन पहले की ही बात है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि रिव्यू करने वाली बात किस तरह से आई, इसके पीछे 2 कारण। हाल ही में क्या हुआ है, चीन ने श्रीलंका को कोरोना से लड़ने के लिए 500 मिलियन जो है कि राशि की सहायता दी है और कहा है कि हम आपकी सहायता करते रहें। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले से ही चीन के ऋण जाल में जो है कि श्रीलंका फंसा हुआ है, तो 500 मिलियन जब और उसको मिलेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, चीन का दबाव बढ़ जाए। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका चीन की है, चाहे वहाँ की सरकार हो यहाँ पर या फिर वहाँ के
की लेबर यूनियन। हुआ क्या है कि यहाँ पे कई संगठन जो है कि चीन का समर्थन कर रहे हैं और भारत के जो यहाँ पर ये जो पोर्ट बनाया जाना था कोलंबो पोर्ट पर, इसका लेकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत के द्वारा जब इसकी हिस्सेदारी खरीद ली जाएगी तो इससे क्या होगा कि उनकी नौकरियां चली जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि चूंकि वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फंडिंग चीन कर रहा है, यहाँ की सरकार पर उसने वित्तीय दबाव बना रखा है, और इन सभी कारणों से क्या हो रहा है कि ये दो जो प्रोजेक्ट हैं, चाहे मटाला एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हो, कोलंबो पोर्ट वाला हो या फिर चाबहार वाला हो, ये भारत से दूर जाए। अब देखिए इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज समझिए तो कहीं ना कहीं केंद्र में पैसा और संबंध दिखाई देगा। कई बार क्या हुआ, श्रीलंका ने भारत से कहा कि आप हमको पैसा दीजिए, लेकिन भारत के पास भी जो कि लिमिटेड पैसा है तो भारत ने नहीं दिया। अब जब क्या किया है, चीन ने श्रीलंका को 500 मिलियन का फंड दिया है, तो भारत भी कह रहा है हम भी देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन तब तक तो क्या हो चुकी है, काफी लेट हो चुकी। तो इससे एक चीज समझ में आता है कि चीन जो है कि क्या हो रहा है, काफी एक्टिव होकर सामने से जो है कि गेम खेल रहा है, और वह जितने देश हैं जहां पर भारत की थोड़ी सी भी चूक मिल रही है, किसी प्रकार का डिले दिखाई दे रहा है, विलंब दिखाई दे रहा है, वहां पर भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए समीक्षक ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को तुरंत हिंद महासागर के इन सभी क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की जरूरत है, जो कि इस समय कमजोर होती दिखाई दे रही। तो यह था आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।